नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन में शांति बहाली पर प्रधानमंत्री का जोर। रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से की बात। व्लादिमीर पुतिन से की राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सीधी वार्ता की अपील। सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में मांगी मदद। यूक्रेनी नागरिकों की निकासी के लिए रूस ने की संघर्ष विराम की घोषणा। राजधानी कीव, खार्किव और सूमी में संघर्ष विराम लागू। संघर्ष विराम की समय सीमा को लेकर संशय बरकरार। यूरोप में गहराया शरणार्थी संकट। रूस यूक्रेन युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी उछाल। 2011 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड। दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम। सेंसेक्स में 1491 अंक की गिरावट। 16,000 अंक से नीचे निफ्टी। उत्तर प्रदेश में 7वां चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। आखिरी चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 60% के करीब वोटिंग। 5 चुनावी राज्यों में नतीजों का ऐलान 10 मार्च को। और मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत वाला फैसला। जन औषधि के लाभार्थियों और संचालकों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी के बराबर लगेगी फीस। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव होंगे। अधिसूचना 14 मार्च को जारी की जाएगी। 21 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे, वहीं 24 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 31 मार्च को वोटिंग के बाद मतगणना की जाएगी। पंजाब में 5, केरल में 3, असम में 2 और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने मणिपुर के 2 जिलों के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। इन केंद्रों में पिछले शनिवार को दूसरे और अंतिम चरण में मतदान हुआ था। पुनर्मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री सीके संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय असम सीमा पर 36 विवादित गांवों में से 30 गांवों को दोनों राज्यों की क्षेत्रीय समितियों ने मेघालय में रहने देने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य इस पर राजी हो गए हैं कि पहले से चिन्हित 12 इलाकों में ऐसा कोई नया इलाका नहीं जोड़ा जाएगा जिस पर मतभेद हो। मुंबई की विशेष अदालत ने नवाब मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहायकों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नवाब मलिक को ईडी ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने कार्यालय में करीब 5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 किलोग्राम संदिग्ध प्रतिबंधित पदार्थ लेकर जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। जवानों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए पैरा बमों का इस्तेमाल किया। ड्रोन का मॉडल DJI Matrix 300 RTX था। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच 9वां युद्धाभ्यास स्लाइनेक्स विशाखापत्तनम में शुरू हो गया है। युद्धाभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण 7 और 8 मार्च को विशाखापत्तनम में, जबकि दूसरा चरण 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार रिकॉर्ड कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना के दैनिक मामले अब 5,000 से नीचे पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,362 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। कोविड-19 संक्रमण से अब तक करीब 60 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और पूर्वी यूरोपीय देशों में मृत्यु दर सबसे अधिक है। इन स्थानों पर युद्धग्रस्त यूक्रेन से 10 लाख से अधिक शरणार्थी आए हैं। वहीं अमेरिका में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। टोक्यो पैरालंपिक के चैंपियन प्रमोद भगत ने स्पेन के विटोरिया में चल रहे स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तीनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर काबिज सुकांत कदम ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। फोन कॉल करीब 50 मिनट तक चली। उन्होंने यूक्रेन में उभरती स्थिति पर चर्चा की।
वार्ता के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से अपील की कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच चल रही बातचीत के अलावा वो सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत करें। राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई है जब रूस ने नागरिकों की निकासी के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने सूमी समेत यूक्रेन के कुछ शहरों में संघर्ष विराम और मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की सराहना की और सूमी से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के महत्व पर जोर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बीच ये तीसरी वार्ता थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और युद्धग्रस्त देश के पूर्वोत्तर इलाके के शहर सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में उनसे मदद की गुजारिश की। करीब 35 मिनट तक चली इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में उभरती परिस्थितियों पर भी चर्चा की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण सूमी में अभी भी 700 के करीब भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सूमी में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से मदद जारी रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी वार्ता की सराहना की। दोनों नेताओं के बीच बात ऐसे समय में हुई है जब रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन से छात्रों समेत अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी वार्ता हुई है। रूस ने यूक्रेनी नागरिकों की निकासी के लिए संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने का ऐलान किया है। संघर्ष विराम सैन्य अभियान की शुरुआत के 12वें दिन यानी कि आज से लागू हो रहा है। संघर्ष विराम के बाद राजधानी कीव, दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियुपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और सूमी से नागरिकों को निकालने का काम जारी है। रूसी सेना ड्रोन के जरिए संघर्ष विराम की निगरानी कर रही है। हालांकि इस बात को लेकर संशय कायम है कि युद्ध विराम की अवधि क्या होगी। उत्तर, दक्षिण और मध्य यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार जारी गोलीबारी के बीच हजारों यूक्रेनी नागरिक वहां से सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कीव के उपनगरों में खौफनाक मंजर के बीच नागरिकों को निकालने की कोशिशें नाकाम होने की जानकारी दी है। संघर्ष विराम की यह घोषणा मारियुपोल से नागरिकों को निकालने की 2 नाकाम कोशिशों के बीच हुई है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने अनुमान लगाया है कि शहर से करीब 2 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर भागने की कोशिश में जुटे हैं। रूसी कार्यबल ने बताया कि संघर्ष विराम और निकासी गलियारों को खोलने की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील पर की गई है, जिन्होंने रविवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। देश छोड़ने की कोशिश कर रहे यूक्रेन के हजारों नागरिकों को रूसी बमबारी से शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कीव के उपनगरों में निकासी के विफल प्रयासों के दौरान स्थिति को विनाशकारी बताया। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूस के रॉकेट हमले से मची भारी तबाही मची है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लड़ने का आह्वान करते हुए लोगों से हमारी जमीन, हमारे शहरों से इस दुश्मन को खदेड़ने के लिए सड़कों पर उतरने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने घरों पर बमबारी, निहत्थे लोगों की हत्या और अपने बुनियादी ढांचों के विनाश को कभी नहीं भूलेगा। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक मारियुपोल में भोजन, पानी, दवा और लगभग सभी दूसरे सामान की भारी किल्लत हो गई है, जहां रूसी और यूक्रेनी सेनाओं ने 11 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी, जिससे नागरिकों को बाहर निकलने और घायलों को बचाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन रूसी हमलों ने जल्द ही मानवीय गलियारा बंद कर दिया। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ने अनुमान जताया कि 2 लाख लोग मारियुपोल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मानवीय गलियारा बंद होने से पहले शहर छोड़ चुके कुछ निवासियों ने कहा कि मारियुपोल बर्बाद हो गया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को के हमलों को रोका जा सकता है अगर कीव शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बंद कर दे। रूस के हमले तेज होने के साथ ही दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियुपोल में लड़ाई से थोड़ी देर के लिए मिली राहत पल भर में गायब हो गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बड़े शहरों में रिहायशी इलाकों में भारी तोपें दागी गईं। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में फंसे छात्रों से कहा है कि वे वतन वापसी के लिए तैयार रहें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे शॉर्ट नोटिस पर यूक्रेन छोड़ने के लिए तैयार रहें। दूतावास ने बताया है कि उसके अधिकारी छात्रों की सुरक्षित निकासी के प्रयासों में समन्वय करने के लिए पोल्टावा शहर में हैं। दूतावास के मुताबिक वापसी की सही तारीख और समय की जानकारी जल्द ही दी जाएगी।
दूतावास ने यूक्रेन स्थित भारतीय नागरिकों से भी ये कहा है कि वे अपना ब्यौरा गूगल फॉर्म में भरकर भेजें। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि खार्किव, पिसोचिन में हुआ इवैक्यूएशन हो या सूमी में चल रहा इवैक्यूएशन हो, इसमें भारत सरकार की प्रतिबद्धता और अपने सभी संसाधन लगाने पर कोई संशय नहीं है। War zone anywhere. Payal, there are constraints which you cannot anticipate. And you cannot, the parties to the conflict, even if you use your margin of diplomacy, they have objectives which may not synchronize with your evacuation objectives. But I'm happy if we can complete this process in the next day or so. We would have completed all 23,000 or so. ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक 17,400 भारतीयों को भारत निकाला गया है। ये अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। रूसी सेना के हमले के मद्देनजर यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी को ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया जा रहा है। The government helped very much, like in our stay, in food and everything. So I think the government did a pretty great job. जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, क्योंकि हम लोगों को खाने पीने के लिए भी और किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी, और वहाँ पे इवन फूड्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था। हमें बंकर्स में रहने के लिए ही बोला गया था। गवर्नमेंट ने हमें पूरा सपोर्ट किया है, शेल्टर, फूड सब प्रोवाइड किया है, तो हम गवर्नमेंट की हेल्प से हम यहाँ पे आए हैं। आपने सुना उन भारतीय छात्रों को जो यूक्रेन से भारत वापस आ गए हैं। इस बीच कीव में गोली लगने से घायल हुए हरजोत सिंह को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान आज हिंडन वायु सैनिक अड्डे पर उतरा। हरजोत सिंह कीव से निकलने की कोशिश के तहत 27 फरवरी को अपने 2 दोस्तों के साथ पश्चिमी लवीव शहर के लिए एक कैब में सवार हुए थे। इस दौरान उन्हें 4 गोलियां लगी थीं। कुछ इलाकों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद रूसी सेनाओं की यूक्रेन के शहरों पर बमबारी किए जाने के बीच विनाशकारी युद्ध को रोकने के कानूनी प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में कीव और मॉस्को के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने मुख्यालय पीस पैलेस में 2 दिवसीय सुनवाई कर रहा है। रूस को हमले रोकने का आदेश देने के यूक्रेन के अनुरोध पर उसके न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। रूस कल जवाब दे सकता है। यूक्रेन ने अदालत से कहा है कि वो रूस को 24 फरवरी को शुरू किए गए सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे। रूस के मुताबिक इस हमले का कथित उद्देश्य लुहांस्क और डोनेत्स्क के अलगाववादी पूर्वी क्षेत्रों में नरसंहार की रोकथाम और उसके लिए सजा देना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट की मेजबानी की। तीनों ने ब्रिटिश सशस्त्र बलों के सदस्यों से मिलने के लिए रॉयल एयर फोर्स अड्डे का दौरा भी किया। तीनों प्रधानमंत्री यूक्रेन के शहरों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर किए जा रहे हमलों का मुकाबला करने के अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें और एक संयुक्त त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि रूसी सेना के हमलों के बाद 1,50,00,000 से अधिक शरणार्थी यूक्रेन की सीमा पार करके पड़ोसी देशों में जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला शरणार्थी संकट है। We have a planning figure, and I stress it's a planning figure of total 4 million refugees. When we started, I thought, well, maybe this is, God forbid we reach that figure. It's a lot, but now I'm getting worried that we will. बढ़ते हैं आगे। रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की बढ़ती मांग के बीच तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल से अधिक का उछाल आया। वहीं दुनिया भर के शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई। ब्रेंट कच्चा तेल आज कुछ समय के लिए $10 से बढ़कर करीब $130 प्रति बैरल हो गया। इसके लिए रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंधों के बढ़ते आह्वान के बीच यूक्रेन में संघर्ष के गहराने को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस बीच लीबिया की राष्ट्रीय तेल कंपनी ने कहा कि एक सशस्त्र समूह ने 2 महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों को बंद कर दिया था, जिसके बाद तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा है। हांगकांग, शंघाई और टोक्यो शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। यूरोप के बाजारों में भी नकारात्मक धारणा देखी गई। फ्रांस का CAC 40 शुरुआती कारोबार में 3.6% की गिरावट के साथ 5,841.82 पर रहा,
जबकि जर्मनी का DAX करीब 4.1% की गिरावट के साथ 12,564.78 पर आ गया। ब्रिटेन का FTSE 100 2% गिरकर 6,848.87 पर आ गया। अमेरिका में डाउ वायदा 1.6% की गिरावट के साथ 33,000 पर था। S&P 500 वायदा 1.7% गिरकर 4,252 पर आ गया। रूस यूक्रेन संघर्ष जारी रहने के बीच शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। ये लगातार चौथा सत्र है जबकि बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में लगातार चौथे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा और ये 1,491.06 अंक यानी 2.74% टूटकर 52,842.75 अंक पर आ गया। सरकार ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। जन औषधि दिवस के अवसर पर जन औषधि केंद्र के मालिकों के साथ ही जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए किफायती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने के मकसद से की गई है। जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5,000 करोड़ रुपया बचे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। इस दौरान 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट पड़े, जिसमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल रहा। 7वें और अंतिम चरण के तहत राज्य के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 60% के करीब मतदान की खबर है। जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्या आम क्या खास, सभी मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इसके साथ ही 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में कैद हो गया। बढ़ते आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र विधानसभा से OBC राजनीतिक आरक्षण विधेयक एकमत से पास हो गया। इसके तहत नगर निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को मंजूरी दी गई है। विधेयक के तहत चुनाव आयोग के कई अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास ले लिए हैं। वार्डों की पुनर्रचना का अधिकार अब राज्य सरकार के पास होगा। चुनाव की तारीखें भी राज्य सरकार तय करेगी। तेलंगाना विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी के सभी तीनों सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्य के वित्त मंत्री T हरीश राव बजट पेश कर रहे थे, तभी बीजेपी नेताओं ने गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, जिसके बाद तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्य का 2022-23 का बजट 11 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का शुभारंभ हो गया। साल 2022-23 का बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महीने की 9 तारीख को अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के दौरान 13 बैठकें होंगी और ये 25 मार्च को संपन्न होगा।
असम में माजुली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो गया। वोटिंग के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखा। माजुली विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। ओडिशा में शहरी निकाय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशियों के साथ भारी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे। प्रदेश में 24 मार्च को मतदान होना है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा आइकॉनिक वीक की शुरुआत हुई है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक स्कीम डोनेट अ पेंशन शुरू की। इसमें देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने थुथुकुडी में अपनी तरह के पहले अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की नींव रखी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 4,488 करोड़ रुपए के 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतगणना की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मतगणना के बाद की स्थिति पर मंथन किया गया। सुप्रीम कोर्ट मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। याचिका में सुरक्षा कारणों से उसका प्रसारण बंद करने का फैसला बरकरार रखने के केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज 100 सीएनजी और एक इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही दिल्ली में बसों का आंकड़ा 7,000 के पार कर गया है। कैलाश गहलोत ने कहा कि आने वाले समय में पॉल्यूशन फ्री 300 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की तैयारी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और अन्य मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने पटना में राजभवन की ओर विरोध मार्च किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस और कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत राल्फ हेगनर ने पत्नी के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए और लंगर में भोजन किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में हुए ग्रेनेड हमले में घायल 19 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। रविवार को हुए विस्फोट में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में आज बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड फिर बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 13 मार्च तक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है। पश्चिम बंगाल बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कोविड के कारण पिछले साल परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था। राज्य में 10वीं की परीक्षा के लिए करीब 6,22,000 छात्राओं और 4,96,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। अब बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 का बजट निरंतरता कायम करने और एक कर अनुकूल व्यवस्था प्रदान करने में मददगार होगा। बेंगलुरु में उद्योग जगत के साथ बजट बाद परिचर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तो वो इसका लाभ ले सकेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट अगले 25 साल का दृष्टिकोण पेश करता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। We are planning for the next 20-25 years gives a vision and also some kind of a route map through which we want to achieve fundamental infrastructure which will help us to be proud of ourselves, be sure that we've adequately endowed ourselves to stand up and celebrate India at 100. आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। अब बात नारी पुरस्कार की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरस्कार हासिल करने वाली हस्तियों के साथ बातचीत की।
नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों की ओर से किए जाने वाले उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किए जाते हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 2020 का पुरस्कार समारोह 2021 में आयोजित नहीं हो पाया था। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले ओडिशा के कई हिस्सों में महिलाओं के लिए आयोजित कला शिविर की तस्वीरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।